इस सर्कुलर प्लेटफॉर्म इज माउंटेड ऑन ए फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल। तो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसको माउंट किया गया है एक फ्रिक्शनलेस वर्टिकल एक्सल पे, ऐसे कुछ है, ठीक है। इफ़ रेडियस इज, इसकी जो रेडियस है सर्कुलर प्लेटफॉर्म की वो 2 मीटर है, ओके। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, इसकी एक्सिस के आउट, जिसके आउट ये रोटेट कर रहा है, वो 2 kg मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यों नहीं होगा ये यहाँ पर, ठीक है। इफ़ इट इज़ एट इनिशियली एट रेस्ट, ये इनिशियली रेस्ट पर है, ठीक है, ओमेगा 0 है। एक 50 किलो का आदमी इसके एक कॉर्नर पे यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, ऑन द एज ऑफ प्लेटफॉर्म एंड बिगिन टू वॉक अलोंग द एज। और ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, कितने स्पीड से, मानता हूँ मैं कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चलना स्टार्ट कर रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब आप ग्राउंड से देखोगे इसकी स्पीड तो इतनी है। तो टाइम टेकन बाई मैन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, तो इस मैन को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, किसकी, सर्कुलर प्लेटफॉर्म की। क्योंकि जब ये आगे चलेगा तो भाई ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म पीछे चलने लगेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो आप जानते हो यहाँ पर जब मैन इसके ऊपर चलेगा तो देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है देन वी कैन से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मीन्स इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियली और फाइनली सेम रहेंगे। तो इनिशियली क्या कोई भी इसमें से चल रहा है, ना तो डिस्क चल रही है, अच्छा हाँ, इनिशियली ये क्या कर रहा है कि मैन चल रहा है या फिर डिस्क चल रही है, बताओ। इनिशियली तो कोई भी नहीं चल रहा, इनिशियली तो दोनों की ओमेगा की वैल्यू 0 है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये मैन आगे चलना स्टार्ट करता है, तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम वी इंटू आर। तो इसका मास कितना है, 50 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू एम वी इंटू आर, इसकी रेडियस यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, एम वी आर चाहिए तो वो 2 मीटर है, ठीक है। प्लस अब इसके लिए एंगुलर मोमेंटम डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। और आई की वैल्यू डिस्क के लिए आप सभी जानते हो कि वो होती है एम आर स्क्वायर बाई 2 डिस्क के लिए। तो मास इसका दे रखा है क्या, सर्कुलर प्लेटफॉर्म का, सर्कुलर प्लेटफॉर्म का नहीं, डायरेक्टली आई की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली आई की वैल्यू दे रखी है 200, ठीक है। तो डायरेक्टली आई की वैल्यू दे रखी है 200, तो ये वैल्यू आई 200, समझिए आप, ये वैल्यू 200 आई, प्लस आई 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 की वैल्यू 200 है। तो यहाँ से क्या आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू आ रही है -1 रेडियन पर सेकेंड, -1 रेडियन पर सेकेंड। और ये चीज़ क्या बताती है आपको, ये बताओ पहले। -1 से आपको क्या पता चलता है, -1 से आपको ये पता चल रहा है कि जैसे ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये प्लेटफॉर्म पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए ये यदि इसकी वेलोसिटी आगे इस डायरेक्शन में, जो मैं पॉजिटिव मार रहा हूँ, तो जो ओमेगा है मतलब इस प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी होगी उसकी अपोजिट होगी, वो अपने को पता भी है, अपोजिट डायरेक्शन में आनी भी चाहिए। लेकिन अब याद रखना, ये जो वेलोसिटी दे रखी थी ना इस मैन की जो वेलोसिटी दे रखी थी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर ओमेगा की वैल्यू देखो, ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर से यदि मैं निकालूँ तो ये है तो ये 1 रेडियन पर सेकेंड। ये जो 1 रेडियन पर सेकेंड है ना, ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ये जो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी आई वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आई, लेकिन क्योंकि मैन प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहा है तो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में उसको वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी चलेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम पीरियड निकलेगा। तो भाई इस मैन की वेलोसिटी अपने को चाहिए विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म यदि आपको चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन का, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसे ही करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई है, अभी ये रही 1 रेडियन पर सेकेंड, 1, माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आई, -1। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आई 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब आप इजीली निकाल सकते हो टाइम कितना लगेगा, जो टाइम कितना होता है, टाइम कितना लगेगा, इसको 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने हैं। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई, ठीक है। थीटा डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम निकालना है। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू
थीटा अपॉन टी, यही होगा। ओमेगा की वैल्यू आपने निकाल दी, इसकी वेलोसिटी ऑफ मेन यस, थीटा की वैल्यू 2 पाई। तो यहाँ से टाइम आ गया ना, टाइम इतना सेकंड लगेगा, इतना सेकंड का टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हो सकता है ये वाली वैल्यू एज पे लकी नहीं है, हो सकता है 2 ना हो के वो वैल्यू 1 हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 2 ना हो के 1 हो, 1 ना हो के 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, मैंने आपको पूरा बेसिक तरीका बता दिया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी का वेरिएशन हो सकता है, एग्जैक्टली आपके जो क्वेश्चन है ना उससे मैच करेगा नहीं करेगा, क्योंकि पता नहीं मुझे, क्योंकि यहाँ पर स्पीड मिसिंग है ना, तो मैंने बस अज्यूम करके देखा है कि 2 मीटर पर सेकेंड होगी वो स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड होगी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ओ एस सेंटर। ओके, मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसा था। ये है अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में जो सेंटर ओ है, सेंटर ओ है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये यहाँ से ये तीनों, ये डिस्टेंस सेम है, इनके परपेंडिकुलर की तीनों की डिस्टेंस सेम है एकदम, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, और ये सारे एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था F1, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था F1, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था F2, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था F3। आपसे पूछा है F1 F2 F3 में क्या रिलेशन है, और आपको क्या दिया गया है कि टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट इज ज़ीरो, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ इज ज़ीरो। तो आप कैसे निकालते हो, ये वाली डिस्टेंस आर मान लो, ये आर, क्योंकि इसने बोला ये तीनों डिस्टेंस सेम है। अब मुझे बताओ, इस नेट टॉर्क जीरो करना है, तो F1 का टॉर्क कितना होगा, देखो पहले आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर होता है इनिशियल से लेके जहाँ पर आप देख रहे हो उन पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर। तो अपने को यहाँ तो वेक्टर निकालने के लिए या तो इनको हेड टू हेड या तो टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हो। तो आर वेक्टर को आगे एक्सटेंड किया ताकि ये टेल टू टेल मिल जाए। तो आर से एफ की साइड आप उंगली घुमाओ, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है, अंदर की डायरेक्शन में। तो अंदर की डायरेक्शन में मान लेता हूँ नेगेटिव, तो -F1 इंटू आर, ये टॉर्क बना आ गया, प्लस दूसरा इस F2 के लिए निकालते हैं, तो F2 के लिए भी आर ऐसा, आर और F की डायरेक्शन ये है, तो आर से एफ की तरफ ये अपनी उंगली घुमाओगे तो थंब किधर है, आउट, थंब किधर है, आउट, और आउट को मैं मान लेता हूँ क्या, आउट को मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव, तो F2 इंटू आर ये पॉजिटिव आएगा। थर्ड F3 की वजह से, तो आर ये रहा, और आर से एफ की साइड, तो ये आ रहा है बाहर, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो F3 इंटू आर, नेट टॉर्क जीरो करना है, तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि F2 प्लस F3 की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, F1 की, F2 प्लस F3 की वैल्यू F1 के इक्वल है। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में F1 की डायरेक्शन ये शो करी हो, कुछ भी शो करी हो, आप एग्जैक्टली तरीका सीख लेना, आपको क्या करना है, नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट जीरो करना है, वहाँ से जो भी रिलेशन आएगा वो आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट ए फिक्स पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग। एक मास है, ये रोटेट कर रहा है एक प्लेन में, ऐसे प्लेन में मान लेता हूँ कि रोटेट कर रहा है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, तो ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन हो रहा है, ठीक है, और वो फिक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलॉन्ग, इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा, देखो हर पॉइंट पे यदि आप देखो तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन ये टेंजेंशियल होगी, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। और आर वेक्टर आप अभी भी बना के दिखाया, इस पॉइंट पे ये रहा आर वेक्टर, इस पॉइंट पे ये रहा आर वेक्टर, यहाँ पर ये रहा आर वेक्टर, यहाँ पर ये रहा आर वेक्टर। तो हमेशा आर से एफ की साइड उंगली घुमाओगे तो बाहर की डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पर भी देखो इस जगह पे आर इधर, वी इधर, तो आर और वी के बीच में एंगल ये रहा बाहर की डायरेक्शन में। ऐसे इस जगह पे देखो तो आर ये रहा, वी ये रही वेलोसिटी, आर और वी के बीच में वापस बाहर, मतलब ये होगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ऑप्शन यही दे रखा था कि जो वेलोसिटी होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो आपको वही आंसर टिक करना था, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब आप बोलोगे सर आपने आर क्रॉस वी कैसे कर दिया, अभी तो आप आर क्रॉस एफ कर रहे थे टॉर्क की वैल्यू। दोस्तों टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ होता है क्या, जो टॉर्क है वो आर क्रॉस एफ होता है ना, तो भाई आप जानते हो, आपको जानना ही पड़ेगा, आपको जानना ही पड़ेगा। अच्छा एंगुलर मोमेंटम पूछा है रे, अरे बच्चा एंगुलर मोमेंटम पूछा है, टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वही डायरेक्शन, वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताई थी मैंने अभी आपको, तो वो होता है आर क्रॉस पी, यही होता है। और पी आप जानते हो क्या होता है, एम इंटू वी, ठीक है। एम कैसी क्वांटिटी है, वो तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसको लिख दो बाहर,
और आर क्रॉस वी, तो आर क्रॉस वी से भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आती है और आर क्रॉस एफ से भी आती है, सॉरी आर क्रॉस पी से भी आती है, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पूछी तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये रहा आपके पास। जो टॉर्क का फॉर्मूला नहीं लगाना, आर क्रॉस एफ तो टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला मत लगा देना। आर क्रॉस वी मैंने यहाँ पे किया है वो एंगुलर मोमेंटम के लिए ही किया है। नेक्स्ट, small mass attached to string rotate on a frictionless tabletop as shown. If tension in string is increasing, pulling the string causes the radius of circular motion decrease by factor 2. Okay. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ये मास अटैच है और यहाँ पर एक कील ऐसी लगी हुई है। तो जैसे आप इसको रोटेट कराओगे तो ये स्ट्रिंग इसके ऊपर लपेटती जाएगी कील के ऊपर, और इसकी रेडियस कम हो जाएगी, और इसकी रेडियस फाइनली किस फैक्टर से कम हो गई, r/2 से। मतलब इनिशियली ये रेडियस यदि r थी तो 2 फैक्टर से कम होने का मतलब फाइनल रेडियस कितनी हो गई, r/2। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली कितना एंगुलर मोमेंटम हुआ, m इंटू वी इंटू यहाँ से इसकी रेडियस, फाइनली m इंटू इसकी वेलोसिटी v डैश हो गई और ये रेडियस। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी अपन देख चुके। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियली की 2 गुना हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू 2v का स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी, हाफ m 4v स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, हाफ m v स्क्वायर। तो कंपेयर कर सकते हो ना, के फाइनल और के इनिशियल का रेशियो कितना आ जाएगा, 4। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो गई इनिशियल की 4 गुना, 4 गुना हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। थिन यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, ओके। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो यहाँ से पास होने वाली एक्सिस के अलावा, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंड, तो आपको एक एंड्स के थ्रू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसकी टोटल लेंथ आपको पता है कितनी, l है। ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो आई थिंक, ml² और आपको निकालना है इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो आप जानते हो आई एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला फॉर्मूला, आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आई एक्सिस अपने को निकालना है, मतलब इस एक्सिस के अलाउंग, इस वाले के इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के अलाउंग कितना होता है, ml² प्लस m इंटू ये वाली डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से जिस एक्सिस के आउट निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी l/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो वैल्यू निकालोगे इसकी, तो ml² प्लस ml²/4, यहाँ से 12 ले लो LCM, हो जाएगा ml² प्लस 3ml², तो वैल्यू आ जाएगी आपकी ml²/3। तो इस पॉइंट के अबाउट ml²/3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, और जो आप जानते हुए डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ एन पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाई, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है किसी इंस्टेंट पर, 2t³ - 6t² है। आपसे पूछा है कि टॉर्क ऑन व्हील बिकम ज़ीरो, आप टॉर्क कब जीरो हो जाएगा, इसी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो टॉर्क जीरो करना है मतलब अल्फ़ा कितना हो जाए, ज़ीरो। दोस्तों यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी d θ/dt, वो हो जाएगी 6t² - 12t, ये तो हो गया ये। अब आपको चाहिए अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू होती है dω/dt, तो इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 12t - 12 = 0। तो यहाँ से टाइम आएगा 1 सेकेंड। यदि इसको अल्फ़ा को जीरो करोगे तो टाइम कितना आएगा, 1 सेकेंड। अल्फ़ा जीरो हो गया तो टॉर्क भी जीरो। तो आपको यही पूछा था कितने टाइम के बाद टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो आंसर है 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। एक सर्कुलर डिस्क है भाई, ये बड़ी सारी डिस्क है ये पूरी, जिसकी रेडियस कितनी है r और इसका मास कितना है 9m। इसके लिए i की वैल्यू बता सकते हो, i की वैल्यू क्या होती है, mr²/2 डिस्क के लिए, ठीक है। m कितना है, मास कितना है इसका 9m, और रेडियस ये है, ये i वैल्यू आ गई इसकी इनिशियली। अब इसमें से क्या किया आपने, एक मास m की r/3 की, मास m की और r/3 रेडियस की यहाँ से एक डिस्क आपने एकदम मिड पॉइंट से निकाल दी, यहाँ से ये डिस्क आपने निकाल के बाहर कर दी, ठीक है। इतना पार्ट खाली हो गया अंदर, ठीक है, समझे, ये एक होल बन गया, ये डिस्क खाली हो गई यहाँ से। तो निकले हुए पार्ट के लिए आई निकाल सकते हैं, इसको I1 दे दो। तो इसका मास कितना m इंटू r, मतलब ये r² अपॉन 2,
फॉर्मूला तो वही एम आर स्क्वायर बाई 2 लगेगा। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इंटू आर स्क्वायर इंटू 80, क्योंकि 3 3 जा 9, ये 3 है ना, 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। तो आपको पूछा है जो रिमेनिंग डिस्क बचेगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो डायरेक्टली आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इनिशियली था, टोटल कितना था इनिशियली ये वाला, ठीक है, इसमें से ये चला गया, तो बाकी का आप ऐसे सब्ट्रैक्ट करोगे और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैल्शियम ले लेना, कैल्शियम नहीं एल्शियम ले लेना। तो एल्शियम 18 ले लोगे तो ये 9 9 जा 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 80 बाई 18 एम आर स्क्वायर। तो ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बची हुई डिस्क का, ये निकालने के बाद जो बची हुई डिस्क आएगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin cellular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity ओमेगा। मानते हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एक रिंग है वो ऐसे, ठीक है, रोटेट कर रही है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच मास आर अटैच जेंटली अपोजिट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग। अच्छा, आपने क्या किया कि इसकी डायमीटर के अपोजिट एंड पर दो मास रख दिए, एक ये रहा एक ये रहा, और इसको धीरे से प्लेस किया। धीरे से प्लेस नहीं करोगे, तेजी से रखोगे तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, वो अपन नहीं चाहते, अपन धीरे से प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, 0। एक्सटर्नल टॉर्क इस पर कोई लग रहा है, नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क इस पर कोई भी नहीं। यदि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। इनिशियली ये रॉड रोटेट, सिर्फ ये रिंग ही रोटेट कर रही थी, और रिंग के लिए आप जानते हो सर्कुलर रिंग यदि रोटेट कर रही है तो उसका ये कितना हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, इनिशियली आई इंटू ओमेगा। फाइनली आई की वैल्यू आप जानते हो रिंग के लिए एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर, और आपको बताया था ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। बाद में आपने ये दो मास इस पर प्लेस कर दिए, तब इसके लिए वैल्यू क्या आएगी। अब रिंग भी रोटेट कर रही है, रिंग के लिए वैल्यू कितनी, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये फाइनली इस वेलोसिटी से रोटेट करने लगी। तो जो मास है, मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक के लिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल, प्लस दूसरे के लिए भी सेम एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से क्या आप ओमेगा फाइनल की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या आप ओमेगा आर तो सबके लिए कट हो जाएगा, क्योंकि ये डायमेट्रिकली आपने यहाँ पे प्लेस किए, तो इनके लिए भी मास की वैल्यू ये यहाँ से आर, ये यहाँ से आर डिस्टेंस पर। तो क्या आप फाइनल ओमेगा फाइनल निकाल सकते हो, आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हो। एम इन सॉरी यहाँ पे एम इंटू ओमेगा, एम इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m। ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना क्या, रिंग का मास कैपिटल एम है और जो मास प्लेस किए गए वो स्मॉल एम, इसीलिए ये दोनों अलग अलग हो जाए। यहाँ से ओमेगा फाइनल की वैल्यू, मतलब फाइनली ये रिंग इस वाली वेलोसिटी से चलने लगेगी, क्योंकि आपने मास प्लेस कर दिया ना इस पर, तो अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रोटेट कर रही थी। डिस्क है तो इसके लिए आई की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। एनोदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्रॉप्ड कोएक्सियली इनटू द रोटेटिंग डिस्क। इसके ऊपर एनोदर डिस्क जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनोदर डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, एक दूसरी डिस्क जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 था, उसको इसके ऊपर रख दिया गया एकदम कोएक्सियली इसके ऊपर। इनिशियली द सेकंड डिस्क हैज़ जीरो एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियली जो दूसरी वाली है ये है ना, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 थी, और इसकी इनिशियली ये वेलोसिटी ओमेगा थी। इवेंचुअली बोथ डिस्क रोटेट विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, द एनर्जी लॉस्ट बाय इनिशियली रोटेटिंग डिस्क ड्यू टू फ्रिक्शन। मैं आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसा है। एक डिस्क यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है, रोटेट कर रही थी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 था। एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं लिखोगे क्योंकि इसने आर और एम की वैल्यू नहीं बता रखी, ठीक है, आर और एम की वैल्यू नहीं बता रखी। इनिशियली ये किसी वेलोसिटी से रोटेट कर रही थी जो वैल्यू थी ओमेगा। आपने इसके ऊपर धीरे से एक दूसरी डिस्क रख दी,
जिसके आई की वैल्यू कितनी थी I2। अब ये दोनों आपस में अटैच हो गई, दोनों साथ में रोटेट करेंगे, दोनों की साथ में फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। तो पहले तो वो वेलोसिटी निकालोगे कितनी होगी। आपको इसमें कोई एक्शन फोर्स नहीं लगा क्योंकि धीरे से प्लेस किया। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ यही रोटेट कर रही थी, तो I1 इंटू ओमेगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम, अब ये दोनों रोटेट करेंगे किसी दूसरी वेलोसिटी से, तो पहली वाली भी इस वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, मैं मानता हूँ फाइनल वेलोसिटी, और ये भी करेगी ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू आ जाएगी I1 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। ये आपके लिए फाइनल वेलोसिटी आ गई। लेकिन इसने फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी, इसने पूछा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि मैं देखूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले सिर्फ यही वाली डिस्क रोटेट कर रही थी। अब देखते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी I1 प्लस I2, क्योंकि अब ये दोनों डिस्क रोटेट कर रही हैं, और कितनी वेलोसिटी से रोटेट कर रही हैं, ये वाली वेलोसिटी से। ठीक है, इस वाली वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही हैं। अच्छा, ये मैंने नीचे कर लिख दिया I1 ओमेगा, तो इधर आया ओमेगा फाइनल से, तो हाफ ये इसका स्क्वायर आएगा, तो I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी हाफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर है इधर, तो इधर क्या बचेगा I1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचेगा I1 प्लस I2। समझिए, ये यहाँ से I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर आएगा नीचे, और ऊपर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो समझे, तो ये एक I1 प्लस I2 से एक I1 प्लस I2 यहाँ से कट गया, ये बचा नीचे एक I1 प्लस I2 से। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू। अब आप देख लो काइनेटिक एनर्जी का लॉस पूछा इसने, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी पूछा है, कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। तो इनिशियली कितना था हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर ले लो कॉमन, तो बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन I1 प्लस I2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से I1 प्लस I2 ले लोगे एलसीएम, कैल्शियम, और ये I1 प्लस I2 ठीक है, I1 प्लस I2 यहाँ से कॉमन वो ले लिया अपने एलसीएम, और इस तरह से आप इसको I1 प्लस I2 माइनस 1 अपॉन ये, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। कोई इसमें दिक्कत आपको वाला नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल हैविंग पोजीशन वेक्टर, टॉर्क ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओरिजिन। आपको कोई फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, जैसे मान लेता हूँ वो थी 2I प्लस 3J प्लस 4K, ठीक है, न्यूटन, और आपको पोजीशन वेक्टर भी दे रखा था इसका I प्लस J प्लस K। आपसे पूछे गया है वैल्यू टॉर्क की, तो टॉर्क की वैल्यू होती है R क्रॉस F। तो R क्रॉस F यदि आपको करना है तो आप जानते हो मैट्रिक्स बनाते हैं I से K। R की वैल्यू कितनी है 1 1 1, क्योंकि I प्लस J प्लस K, और F की वैल्यू 2 3 4 2 3 4। तो यहाँ पे एक I लिखोगे ब्रैकेट बनाओगे, माइनस J लिखोगे ब्रैकेट बनाओगे। ये मैं इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई बार अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। आई के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, आई वाला कॉलम, आई वाली रो को हटा दो, बाकी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 माइनस, अब इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ 3। फिर जे के साथ में क्या लिखते हैं, जे के साथ में जे वाली रो को और इस कॉलम को हटा दो, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको हटाते हैं अभी। अब के साथ में क्या लिखते हैं, के साथ में, तो के वाले कॉलम को के वाली रो को हटाओ, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन 2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा टॉर्क का, ये आपका टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating horizontal plane about an axis vertical to its plane। एक सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है, रिंग है ये, रेडियस r है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम आर अटैच, अच्छा ये वही क्वेश्चन वापस आ गया, दो मास यहाँ पर रख दिए, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पूछिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी किया था, तो ये इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक राउंड डिस्क है इस बार, ठीक है, डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है इस एक्सिस के अबाउट जो परपेंडिकुलर है इसके, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके,
is placed over another disk of moment of inertia I1, okay, with angular with an angular about the same axis, the final angular velocity of combined disk। एक दूसरी डिस्क है, ये I1, इसका I1 है, ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रही थी, ये ओमेगा 1 से रोटेट कर रही थी। अब इन दोनों को क्या किया आपने, एक दूसरे के पास लाके एक दूसरे से चिपका दिया, तो फाइनली किसी वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, वही फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी। तो आपको पता है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो टॉर्क यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। इनिशियल कितना है भाई, दोनों डिस्क रोटेट कर रही है, तो दोनों का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम है। फाइनली दोनों सेम किसी वेलोसिटी से रोटेट करेंगे, तब इन दोनों को देखो क्या हुआ, दोनों को फिर बाद में क्या किया आपने, एक दूसरे के पास ऐसे चिपका दिया, ठीक है, एक दूसरे के पास ऐसे चिपका दिया, तो किसी फाइनल वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। तो मैं मानता हूँ ये पहली वाली की वेलोसिटी ये रही फाइनल, दूसरे वाली की ये रही फाइनल। तो आप यहाँ से फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो ना, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी जब दोनों डिस्क को एक दूसरे के पास ले आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट कितना है, 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रोटेट एट रेट ऑफ 60 RPM, 60 RPM से रोटेट हो रहा है ये। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πf, 2πf, 2π इंटू इसकी रोटेशन स्पीड कितनी है 60 रोटेशन पर मिनट, लेकिन मुझे रोटेशन पर सेकंड में चाहिए। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 2π रेडियन पर सेकंड। द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट। तो आपको ये टॉर्क कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी यदि आपको ये 1 मिनट में ये व्हील रोकना है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो आपको कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है, एल्फा मिल जाए तो ये मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो एल्फा कैसे मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा इंटू टी, पता है आपको। ओमेगा मतलब ये इसको रोकना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 2π प्लस एल्फा इंटू टी की वैल्यू 60, टी की वैल्यू 60 सेकेंड। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2π अपॉन 60, और माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही तो एंगुलर स्पीड चाहिए, तभी तो ये रुकेगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू पता है, एल्फा की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी किसमें न्यूटन। टॉर्क का जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। बस तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ओके, हाँ ओके। नेक्स्ट, a thin circular ring of mass m and r is rotating about its axis। एक थिन सर्कुलर रिंग है, वो रोटेट कर रही है, जिसका मास m है, रेडियस r है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ओमेगा से मान लेते हैं। 4 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब इसमें 4 ऑब्जेक्ट रख दिए, 2 ऐसे रख दिए m m और 2 इधर इधर m m। आपसे पूछा गया है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिंग, फाइनल एंगुलर, अरे वही यार, इसमें वापस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। इनिशियली सिर्फ रिंग रोटेट कर रही है, और रिंग के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, आई इंटू ओमेगा। आई कितना होता है रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, मतलब ये बता ही रखा है कि एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये फाइनली देखो, रिंग तो रोटेट करती ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और 4 मासेज के लिए 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आर स्क्वायर तो चला जाएगा जी, यहाँ से एम इंटू ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4 है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, disk is rotating with angular speed omega naught, if child sits on it what is conserved। एक डिस्क है जो एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। यदि एक बच्चा इस पर बैठ जाता है तो क्या चीज़ इसमें कंजर्व रहेगी, क्योंकि बच्चा इसमें धीरे से बैठा है, जेंटली बैठा होगा। तो यहाँ पर नो एक्सटर्नल टॉर्क, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन व्हाट इज कंजर्व एंड एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व और देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। ये कैसे आता है ये आपको पता है ना, जो टॉर्क होता है वो होता है DL/dt। ये कहाँ से आता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो होता है dP/dt। फोर्स इक्वल टू dP/dt। तो फोर्स की जगह इसमें रोटेशन में आता है टॉर्क,
और लीनियर मोमेंटम की जगह आता है एंगुलर मोमेंटम। बस यहाँ से आ जाता है। यदि ये ज़ीरो हो जाए नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो एल क्या रहता है, कंजर। जैसे वहाँ पर यदि 4 0 हो जाता तो पी क्या रहता था, कंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास एम आर रोटेटिंग अबाउट इट टू। अच्छा, ये वही वापस क्वेश्चन आ गया कि भाई ये रिंग है, इसमें दो मास ऐसे हैं, उनको प्लेस कर दिया तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ये कितनी बार करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ़ लैडर इज़ नॉट इन बैलेंस अगेंस्ट ए स्मूथ वॉल देन इट कैन मेड इन बैलेंस बाई। यदि एक लैडर है जो स्मूथ वॉल है यहाँ पर इसके अगेंस्ट रखी हुई है, ये वॉल क्या है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, तो यदि ये बैलेंस नहीं है तो आपको ये पूछा गया कि आप किस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हो। क्या इसकी लेंथ डिक्रीज़ करके, जो इसकी लेंथ मैं मानता हूँ कि ये एल है, इसको डिक्रीज़ करके बैलेंस कर सकते हो, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करके बैलेंस कर सकते हो, थीटा एंगल को कम करके बैलेंस कर सकते हो, थीटा एंगल को बढ़ा के बैलेंस कर सकते हो। तो इसके लिए एक पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर है तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर वाला। यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, आपको पता है फ्रिक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है स्मूथ वर्टिकल वाल। लेकिन यहाँ पर देखो एक हॉरिजॉन्टल वाला एक ये तो लगेगा ही, हॉरिजॉन्टल वाला एक रिएक्शन तो है। और देखो ये इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में किधर मूव करने की कोशिश कर रही होगी, इधर, तो फ्रिक्शन इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर फ्रिक्शन होगा, आप समझ लो। यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों होगा, समझ गए ना। यहाँ पर फ्रिक्शन क्यों होगा समझ गए आप। यहाँ पर फ्रिक्शन इसलिए होगा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शन इसलिए होगा क्योंकि ये वॉल स्मूथ नहीं है। और यहाँ पर एक लग रहा होगा नीचे वेट mg, नीचे एक वेट लग रहा होगा mg, ये बात समझ गया। तो पहले तो फोर्स बैलेंस करो, तो ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स यदि बैलेंस करें तो आर पी की वैल्यू कितनी आएगी, एफ के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स के। देखो हॉरिजॉन्टल ये फोर्स दोनों बैलेंस। वर्टिकल फोर्स बैलेंस करें तो ऊपर कितना है वर्टिकल फोर्स आर एच, और नीचे वैल्यू कितनी है एम जी। तो ये दो इक्वेशन आ गई अपने पास, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड इक्वेशन टॉर्क बैलेंस करते हैं, इसका टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। अब ये इसका जो मास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा, L/2, समझ गए आप, L/2, ठीक है। तो L/2 पे लग रहा होगा भाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा। अब टॉर्क आपको इस वाले पॉइंट के अबाउट जीरो करना है, तो इसका टॉर्क कितना होगा mg का, mg इंटू इसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी है L/2 cos ऑफ थीटा। ये टॉर्क बनाएगा कैसा, क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। फिर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आर पी का टॉर्क देते हैं, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी पहले ये बताओ, एल साइन थीटा, क्योंकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एल थी, तो इसका एल का ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा होगा ये, और ये एल साइन थीटा। एल साइन थीटा कैसा टॉर्क बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको लेना पड़ेगा माइनस आर पी इंटू एल साइन थीटा। यही दो नॉट नेट टॉर्क होंगे, क्योंकि आर एच का और फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस किया है, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाने के लिए। तो यहाँ से देखो आर पी की वैल्यू कितनी आ रही है, आर पी की वैल्यू आप ध्यान से देखो तो ये एल से एल कट जाएगा, दोनों इसको समझ गए आप, जीरो हटा के ये इधर ले गया। तो यहाँ से जो आर पी की वैल्यू आ रही है, आर पी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एम जी वाई टू कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। और आप यहाँ से देख सकते हो आर पी इक्वस टू फ्रिक्शन, आर पी इक्वस टू फ्रिक्शन, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी यही है, तो मैं आर पी की जगह फ्रिक्शन पुट करता हूँ। देखो अब मज़ा क्या आएगा, अब देखते हैं कि थीटा का क्या इफेक्ट आएगा यदि आप थीटा को बढ़ाओगे, यदि आप थीटा को इंक्रीज़ करोगे। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, अब थीटा कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हो, यहाँ से एकदम जीरो हो जाए, या तो एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसे रख दो इसको, और ऊपर ले जाते एकदम वर्टिकल, तो थीटा की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हो, सिर्फ 90 तक। 90 से आगे थोड़ी ले जा सकते हो इसको लेटर को ऐसे थोड़ी रख दोगे भाई, ऐसे थोड़ी रख दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम चिपका के रख दोगे, इससे तो 90 डिग्री हो जाएगा थीटा, ठीक है, समझ गए, ओके। तो थीटा की वैल्यू, अब थीटा के जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा बढ़ेगा, और कॉस थीटा कम होता जाता है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा कम होगा साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा साइन थीटा बढ़ेगा। अब देखो जैसे जैसे कॉस थीटा कम होगा साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम हो, थीटा बढ़ाने पे ये कम होगा ये बढ़ेगा, तो मतलब ओवरऑल क्वांटिटी में क्या आएगा, ओवरऑल क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो जैसे थीटा बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी,
जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो जैसे आप थीटा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा, तो इसको बैलेंस करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब नीचे वाली सरफेस जो है वो कम फ्रिक्शन के साथ भी इसको बैलेंस कर पाएगी। तो थीटा बढ़ाने पर इसको बैलेंस करना ईजी हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यदि आपको इसको बैलेंस करना है तो आप ये कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको कराया था वही सेम क्वेश्चन है। देखो, एक यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है ओ, उसके अबाउट आपको बताया कि ये तीनों डिस्टेंस उसकी सेम है, यहाँ से आर आर आर, और यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक F1, एक F2, एक F3। आपको बताया कि नेट टॉर्क जो है वो ओ के अबाउट 0 है, नेट टॉर्क ओ के अबाउट 0, तो आपको वही करना है, एफ इंटू आर। बस डायरेक्शन देखते हैं ना, आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन, आर से एफ की साइड उंगली घुमाओ तो अंदर की डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये क्या चीज़ हो जाएगी, अंदर की डायरेक्शन, अंदर की डायरेक्शन समझ रहे हो ना। तो यहाँ से F1 इंटू आर, और अंदर की डायरेक्शन में नेगेटिव मान लेता हूँ। फिर दूसरी की वजह से, तो ये इधर है और आर वेक्टर इसका इधर आएगा, तो एफ से आर, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ उंगली घुमाओगे तो ये भी अंदर की डायरेक्शन में, तो इसको भी नेगेटिव ले लोगे, माइनस F2 इंटू आर, प्लस थर्ड वाली की वजह से ये एफ फ्रिक्शन इधर है, फ्रिक्शन, और इसके लिए भी जो आर वेक्टर है वो अपना ये हो जाएगा, तो आर से एफ, तो ये भी अंदर की साइड, अंदर की साइड, तो माइनस F3 क्रॉस आर इक्वस टू 0। ठीक है, बस अब आप F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वस टू 0, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फाइनली। अच्छा, मैं ये डायरेक्शन वगैरह कुछ अलग हो सकती है उसमें क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। कुल मिला के आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए या नहीं, आप समझना चाह रहा हूँ वो समझ पाए कि नहीं। आपको टॉर्क बैलेंस करना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो आर क्रॉस एफ करते हैं, और आर क्रॉस एफ के साथ आपको डायरेक्शन भी देखनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कपल प्रोड्यूसेस, कौन से कपल की बात हो रही है भाई, ये इस कपल की बात हो रही है, इस वाले इस पॉइंट के अबाउट। यदि ये फ्रिक्शन एफ, ऊपर फोर्स लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन नहीं, फोर्स ऊपर एफ है, नीचे भी यदि फोर्स एफ लगे तब ये, इसको बोलते हैं कपल। कपल मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यदि लगते हैं तो वो कपल होते हैं। तो क्या ये कपल लीनियर मोमेंट, लीनियर मोशन जनरेट कर सकता है? नहीं यार, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो बनाएगा ना, जितना फोर्स ऊपर है उतना फोर्स नीचे, तो लीनियर वेलोसिटी तो इसकी वजह से कुछ नहीं हो पाएगी, तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर। नो मोशन, ऐसा भी नहीं बोल सकते। इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस आर है, तो आर के रेस्पेक्ट में ये टॉर्क किस डायरेक्शन बनाएगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये टॉर्क बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो टॉर्क बनाएगा ये नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ओवरऑल इस रोड को रोटेट कराएंगे भाई कपल। तो मोशन नहीं होगा ऐसा भी नहीं बोल सकते। प्योरली लीनियर, लीनियर तो हो ही नहीं सकता। प्योरली रोटेशन, ये बात बिल्कुल सही। प्योरली रोटेशन मोशन होता है कपल की वजह से, कपल की वजह से प्योरली रोटेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। आपको एक फोर्स का टॉर्क निकालना है जिसके फोर्स की वैल्यू ये रही, और ये जो है ना पॉइंट, पॉइंट की आर की वैल्यू दे रखी है वो है 3i। ठीक है, आप कैसे निकालोगे भाई? टॉर्क निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ। यदि आर की वैल्यू सिर्फ 3i है तो जे कितना हो जाएगा उसका 0, के कितना हो जाएगा इसकी 0, आई जे के। आर के लिए 3 0 0, एफ के लिए -3, ये है ना, देखो एफ -3 1 5। बस आपको वही करना, आई ब्रैकेट माइनस जे ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट, समझ गए? और अंदर क्या लिखना होता है वो सब आपको मैंने अभी अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको इसका टॉर्क निकालना है, वही आई जे के। ठीक है, आर क्रॉस एफ, तो पहले आर लिखोगे 3 2 3, फिर एफ 2 -3 4। आई के साथ में क्या लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन 4 2 जा 8, माइनस माइनस और -9 आएगा तो ये +9 हो जाएगा। माइनस जे के साथ में 4 3 या 12, -3 2 या 6, 12 -6, प्लस के साथ में ये 3 3 या 9, लेकिन माइनस के साथ -2 2 या 4। बस यही आपका टॉर्क हो जाएगा, यही आपका टॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपार्टिकल ऑफ मास, मास दे रखा है पार्टिकल का 5 kg, डब्ल्यू की ऑफ 5 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। देखो जो पार्टिकल किस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है, किस लाइन के अबाउट रोटेट हो रहा है, वाई इक्वस टू एक्स प्लस 4। अब मुझे ये बताओ ये चीज़ क्या, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो तो y तो y है, ठीक है। m की जगह क्या है यहाँ पर 1,
क्योंकि x के साथ में क्या लिख सकते हो अपन, यदि m1, m मतलब होती है इसकी स्लोप, स्लोप होती है ना y = mx + c में m स्लोप होती है, मतलब tan थीटा की वैल्यू 1, तो थीटा कितना हो जाएगा 45, थीटा कितना हो जाएगा 45। c मतलब इसका इंटरसेप्ट होता है, तो इंटरसेप्ट होता है y = mx + c में, ये इसका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप वैल्यू देखो y = mx + c, y = mx + c में ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो है y = x + 4 की लाइन है। समझ सकते हो आप कैसे, देखो जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0, यहाँ पर x में 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -4, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो जब x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो y मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट इसका कितना है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। ओके ओके, जब x की वैल्यू -4 रखोगे, इसमें x की जगह -4 यहाँ पर कहीं आएगा, जब x की जगह -4 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने -4, 0। समझे आप। अब आपको निकालना है टॉर्क, किसके अबाउट, इस ओरिजिन के अबाउट। तो भाई आपको क्या चाहिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ये वाली, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो कैसे निकलता है भाई, वो कैसे निकलता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो आर ऐसे निकलता है, ठीक है, टॉर्क = r×f, ऐसे निकाल पाओगे आप, ठीक है। टॉर्क यदि आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पर टॉर्क नहीं, एंगुलर मोमेंटम चाहिए भाई, एंगुलर मोमेंटम, तो उसका फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, अपने को क्या दिक्कत है, r×p, तो r × p, p मतलब m × v, ठीक है, m बाहर रखो, r × v, r × v, तो इसको ऐसे लिख सकते हो r × v साइन थीटा, समझ गया, आर वी साइन थीटा, m × r साइन थीटा। तो जब अपन ने पढ़ा था एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये देखा था अपन ने, जब अपन ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था तो अपन ने देखा था ये फॉर्मूला जो आता है एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो आपको ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन की। एम की वैल्यू आपको दे रखी है 5 kg, इसमें दे रखी है क्वेश्चन में। वी की वैल्यू आपको दे रखी है कुछ, वी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पर कुछ 3 या 4 जो भी दे रखी होगी, जो वैल्यू आपकी ये रही, वी की वैल्यू है 3 मीटर/सेकंड, ठीक है। एम की वैल्यू है आपके पास, वी की वैल्यू है, आपको सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो आप ये एल निकाल पाओगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से इसकी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी भाई इस लाइन की। ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये पता है आपको, ये एंगल कितना बन रहा है 45, ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी 45 हो जाएगा। कैसे, ए बी सी ट्राइंगल को देखो, ए बी सी ट्राइंगल में ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से एक 45 है तो दूसरा भी 45 होगा, समझे आप। अच्छा, ये वाली लेंथ आपको पता है भाई 4, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ डी। अब मैं ये वाला यहाँ से ट्राइंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये है ए, ये है सी, और ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ से ये रहा 90 डिग्री, ये है अपना 45। तो यदि आप इसको ध्यान से देखो, यदि आप इसको ध्यान से देखो तो तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसका परपेंडिकुलर जो अपन को निकालना है, जो अपने को निकालना है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका 4। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 × साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है ये। तो यहाँ से डी सी की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 2√2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2। तो बस आपको v की जगह 2√2 वैल्यू पुट कर देनी है और आपका आंसर तैयार है भाई, आपका आंसर तैयार है भाइयों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a horizontal surface, partly rolling and partially sliding. During this kind of motion of this sphere, total kinetic energy is conserved. क्या इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, क्योंकि इसने अपने को बताया नहीं है, क्योंकि इसने अपने को बताया नहीं है कि ये प्योर रोलिंग हो रही, प्योर क्या हो रहा है, पार्शियल रोलिंग हो रही, पार्शियल स्लाइडिंग हो रही, रोल भी हो रहा है स्लाइड भी हो रहा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी होगा। उसने ऐसा तो बोला नहीं कि फ्रिक्शन नहीं, यदि फ्रिक्शन फोर्स है, यदि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर है और स्लाइडिंग भी हो रही है, स्लाइडिंग भी हो रही है, तो स्लाइडिंग यदि हो रही तो वहाँ पर
फ्रिक्शन फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही होती तब फ्रिक्शन एनर्जी लॉस नहीं करता है, वो सिर्फ ट्रांसलेशन को रोटेशन में कन्वर्ट करता है। इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं बोल सकते। द एंगुलर मोमेंट ऑफ स्फीयर अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इन कंजर्व, क्या एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा। एंगुलर मोमेंटम, तो आप यदि यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर एक mg यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो भी यहाँ से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स यदि यहीं से पास हो रहे हैं तो एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, यही होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। एम बी इंटू आर परपेंडिकुलर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ठीक है। तो भाई रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व। तो भाई सेंटर ऑफ मास को यदि आप देखोगे, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास से तो आप देखोगे तो mg, तो चलो mg तो इसी से पास हो रहा है, लेकिन क्या फ्रिक्शन इससे पास हो रहा है, नहीं, फ्रिक्शन इससे पास नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे ये रहा। तो भाई फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो अपन नहीं कर सकते एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। अब बात करना चाहूँगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रेस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप ध्यान से देखो तो mg इसी पॉइंट से पास हो रहा है और फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो नेट टॉर्क ड्यू टू बोथ फोर्सेज विल बी जीरो। क्या mg का कोई टॉर्क बनेगा इस वाले पॉइंट के अबाउट, नहीं बनेगा, क्योंकि mg इसी से पास हो रहा है और फ्रिक्शन भी यहीं पर लग रहा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो भी यहीं से पास हो रहा है, तो दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, जीरो। यदि नेट टॉर्क जीरो बढ़ रहा है इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट यदि नेट टॉर्क जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। ये टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a disc of radius 2 kg and mass 100 kg rolls on a horizontal floor। एक डिस्क है भाई जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, डिस्क की रेडियस आपको दे रखी है 2 मीटर एंड मास इसका दे रखा है 100 kg, ये रोल करती है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज़ दिस वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो 0.2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। हाउ मच वर्क इज नीड टू स्टॉप इट, तो भाई आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, जिसके पास जितनी एनर्जी होगी उतनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वर्क के फॉर्म में इसको रोकने के लिए। तो भाई इसके पास एनर्जी कितनी है बस ये पता कर लो, उतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा। तो इसके बाद एनर्जी है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। डिस्क है ये, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, 1/2 mr², 1/2 इंटू इसका मास 100 इंटू इसकी रेडियस कितनी है, ये रही, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 2 to 4, मतलब 200। आई की वैल्यू ये रही अपने पास, ठीक है। हाफ मास कितना है इसका, मास ये रहा 100 इंटू वी इसकी वेलोसिटी ये रही इसका स्क्वायर, प्लस हाफ आई की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू पता है, यस अभी निकाली है, ओमेगा, तो वी इक्वस टू ओमेगा आर यदि है तो ओमेगा की वैल्यू v/r, ओमेगा की वैल्यू v/r, वेलोसिटी कितनी है 0.2, रेडियस कितनी है इसकी 2, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। इतनी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास इनिशियली, तो भाई आपको इतना ही तो वर्क करना पड़ेगा, तभी तो ये पूरा का पूरा जो एनर्जी का लॉस होगा वहाँ पर, तो यही जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी उतना वर्क करना पड़ेगा। तो बस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, इतना ही वर्क आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन, इन रोलिंग मोशन ए बॉडी possesses ट्रांसलेशन एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, वो रोटेट करता मतलब रोल करता हुआ आगे जा रहा है, तो भाई उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी, तो इसके पास एक होगी ट्रांसलेशन एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ mv², और एक होगी इसके पास रोटेशनल एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ I⍵², और आई की वैल्यू कितनी होती है स्फीयर के लिए 2/5 mr², यही होती है, और ओमेगा की वैल्यू v/r यदि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है तो हाफ इंटू ये हो जाएगी 2/5 mr², और ओमेगा की जगह v²/r², तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो रोटेशन एनर्जी आ रही है mv²/5, और ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ mv²। तो अब आपको कोई भी चीज़ पूछ ले, 2-3 बार ये क्वेश्चन आया सेम टू सेम क्वेश्चन, वो यहाँ तो
इनका रेशियो पूछ लेता है कि भाई टोटल, सॉरी ये ट्रांसलेशन एनर्जी है, ट्रांसलेशन, टोटल मत समझ लेना इसकी, ट्रांसलेशन। तो वो कई बार पूछ लेता है कि इसकी ट्रांसलेशन एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो बताओ। तो टोटल एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो रोटेशन एनर्जी कितनी है अपने पास, हाफ mv²/5। तो वहाँ से आप इजीली रेशियो निकाल पाओगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, बस ऐसे करके रेशियो निकाल देना उसका। या फिर आपसे और कोई पूछा होगी भाई इसके रोटेशन एनर्जी और इसका रेशियो, तो रोटेशन एनर्जी आपने देख ली कितनी है, mv²/5 अपॉन टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, ये दोनों बस ऐड करने। तो कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले, किसी चीज़ का भी रेशियो पूछ ले, स्फीयर के केस में आप ऐसे निकाल सकते हैं। एनी डाउट? बोल दो अरे प्यारे बच्चों, मुँह को खोल दो, इससे कुछ तो बोल दो। आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं आनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटी, ये they are brought in contact face to face coinciding the axis of rotation, the expression for loss of energy during this process। अच्छा, ये डिस्क है भाई, अभी अभी मैं क्वेश्चन ये करा चुका हूँ। वो दोनों की दोनों रोटेट कर रही हैं, ये ω1 से ये ω2 से, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, इसका भी आई मानते हैं, इसका भी आई है, ठीक है। दोनों रोटेट कर रहे हैं इनिशियली, फाइनली इन दोनों को आपस में पास ला के जोड़ दिया गया। तो आपसे पूछा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। तो भाई पहले तो आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की। तो आपको वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। आई इंटू ओमेगा फाइनल से ये चलने लगेगी, ये दूसरे भी इससे चलने लगेगी। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ω1 + ω2/2, ठीक है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, हाफ आई ω1², इसके लिए, और दूसरे के लिए हाफ आई ω2², ठीक है। अब ये दोनों क्योंकि आपस में जुड़ गई, अब इनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई इंटू इसका ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, और दूसरे के लिए भी सेम हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हाफ आई मैं कॉमन ले लूँ, सॉरी 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 सॉरी, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है ना, तो ये जस्ट डबल हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, हाफ ओमेगा फाइनल स्क्वायर। आपको ओमेगा फाइनल की वैल्यू पता है जी, बिल्कुल पता है, ω1 + ω2 ये। तो आपको बस क्या करना है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ, तो आपको इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देनी है और आपको लॉस पता चल जाएगा। तो ये इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही, दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस डिफरेंट masses roll off on two inclined planes of same altitude and length, okay। which one of the two object get to the bottom first। अच्छा अच्छा जी। देखो ये यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अभी अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यदि कोई इस इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग हो रही होती है, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से कोई रोलिंग हो रही होती है, ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता है, तो जब नीचे जब पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है √2gh अपॉन 1 + I/mr², ठीक है। और इसका जो एक्सीलरेशन होता है नीचे, जो इसका एक्सीलरेशन होता है वो ये होता है 1 + I/mr², ठीक है। ये होता है एक्सीलरेशन, ये होती है ये वाली, ठीक है। समझ गया, आ रहा है बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपका, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। अब आपसे देखो कोई भी क्वेश्चन पूछिए कि फाइनली किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनली किसके एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा, तो आपको इन वाली इक्वेशन का यूज़ करना है, ठीक है। आप इन वाली इक्वेशन का यूज़ करोगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रेडियस ऑफ जायरेशन की। जैसे डिस्क के लिए यदि बात करें तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क के लिए आई की वैल्यू क्या होती है भाई, mr²/2। यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू आती है ये, तो यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू होती है डिस्क के लिए r/√2। ऐसी स्फीयर के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 2/5 mr², और यही m की स्क्वायर के, तो इसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कितनी आती है, √2/5 × r। दोनों की रेडियस ऑफ जायरेशन आपको मिल गई,
ठीक है, दोनों की रेडियस ऑफ जायरेशन आपको यहाँ से मिल गई। अच्छा, मैं आपको क्यों ये चीज़ें बता रहा हूँ कि हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है भाई कि आप यहाँ पे देखो, दोनों को यदि कंपैरिजन करना है ना, आपको दोनों का कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन करना है, तो आई की जगह दोनों का फॉर्मूला रख देना भाई। आई की जगह यहाँ क्या रखोगे फॉर्मूला, यदि आपको क्या पूछा है कि कौन इनमें से ऑब्जेक्ट जल्दी नीचे पहुँचेगा, तो जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुँचेगा, क्योंकि इनिशियली आपने जस्ट इसको यहाँ से ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियली तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो फाइनली जल्दी वही पहुंचेगा जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो दोनों का एक्सीलरेशन इस वाले फॉर्मूले से देखना, जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई अपॉन एम आर स्क्वायर। आई एक बार डिस्क के लिए रख के देखना 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि इसने बोला है दोनों के मास अलग अलग हैं, तो आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेंगी यहाँ पे, दोनों के मास अलग अलग हैं, तो 2/5 एम आर स्क्वायर रखोगे तो एम से एम कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप ये यदि आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा। ओके, समझे? बता दूं क्या? बता देता हूँ, चलो इसके लिए ये क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना, बाकी आप अपने आप कर लेना जी। इसने बोला कि भाई दोनों के मास अलग अलग हैं, मैंने कहा ठीक है, मास अलग अलग है तो दोनों की कहानी ख़त्म कर देता हूँ। जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वही जल्दी नीचे पहुँचेगा ना, तो मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ सपेयर के लिए। सपेयर के लिए आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर होती है, और नीचे तो एम आर स्क्वायर है ही। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देखोगे तो ये हो जाएगी 5, मैंने कॉमन वो ले लिया एलसीएम, तो नीचे एलसीएम ले लोगे 5, तो 5 + 2 7, तो 5/7 जी साइन थीटा वैल्यू आ रही है। किसके लिए? गोले के लिए, गोले के लिए। अब बात करते हैं डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए क्या होती है वैल्यू, जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे तो एम आर स्क्वायर है ही, ये से ये कट जाएगा। इसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा, ये आ गई डिस्क के लिए, ये आ गई स्फीयर के लिए। तो दोनों के लिए कंपेयर कर लो, जिसके लिए जी ज़्यादा होगा वही जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, जिसके लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी वही तो नीचे जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो सेम है ना, तो फाइनल जल्दी नीचे वही पहुंचेगा जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है, क्योंकि वो तेज़ी से चलेगा ना, तो वो जल्दी नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, दोनों में से कंपेयर कर लो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा। एक सॉलिड स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास एम है, रेडियस आर है, विदाउट स्लिपिंग ये नीचे जा रहा है, इनक्लाइन में विदाउट रोलिंग एज। रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, ओके। तो आपसे यहाँ पे भी रेशियो पूछा है, किसके? एक्सीलरेशन का। किस किस का? किस किस के एक्सीलरेशन का? एक है सॉलिड स्फीयर, दूसरी है अपनी रिंग, या फिर दूसरी हो सकता है कि डिस्को। तो कुल मिला के जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको बस याद रखना है कि ये वैल्यू होती है जी साइन थीटा अपॉन 1 + आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो आपसे किसी का भी रेशियो किसी के लिए भी रेशियो पूछ ले वो आप निकाल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर के लिए जी1 वैल्यू मान लेना, डिस्क के लिए मान लेना वो वैल्यू जी2 थी। आपको बस सिर्फ करना क्या, आप समझ गए ना, आई की जगह बस दोनों की वैल्यू पुट कर देना। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर, यदि वो रिंग दे रखी है तो एम आर स्क्वायर, यदि डिस्क दे रखी है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों का रेशियो ले लेना, बस काम खत्म है। Small object of uniform density rolls up the curved surface with an initial velocity v. It reaches up to its maximum height of with respect to initial position. The object is okay. देखो इनिशियली यहाँ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है जो बताया नहीं वो क्या ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने भेजा, किस वेलोसिटी से भेजा आपने भाई, किस वेलोसिटी से इसको पहुँचाया, ठीक है, किस वेलोसिटी से पहुँचाया, इसमें कर्व सर्विस विद इनिशियल वेलोसिटी वी वेलोसिटी से आपने इसको यहाँ से भेजा। इट रीचेज अप टू मैक्सिमम हाइट विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट इज, ये क्या कर दिया इसने, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ घोटाला है। मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपको एच की वैल्यू पता होगी वहाँ पर, और आपको बताया कि वो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर तक जब पहुँचेगा ना तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी, और यहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इसमें, के आई प्लस यू आई इक्वस टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियली ये बॉटम पे यहाँ पे रखा हुआ है, इसको मैंने रेफरेंस सेट कर लिया, तो इसके लिए यू की वैल्यू तो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियली ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 2 होंगी। यदि ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर
ठीक है, अरे प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटी होंगी, ये दोनों की दोनों वेलोसिटी होंगी, इसकी बैटरी डाउन हो गई तो इसको 4 लगा दिया मैंने। हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों रहेंगी। ये फाइनल जब ये ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी भाई, क्योंकि ये रुक गया वहाँ पे जाके, ये 0 हो गई। लेकिन ये वैल्यू कितनी हो गई, एम जी एच की वैल्यू इसने दे रखी है 3v²/4g। एच की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है, देख लेंगे। ओमेगा की वैल्यू v/r रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो तो हाफ तो कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगी एम बी स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू कितनी है भाई, आई की वैल्यू तो मुझे नहीं पता और ये वैल्यू मुझे पता है, v²/r²। ओके दिक्कत, अरे बोल दो यार, अरे बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इक्वस टू यहाँ से जो वैल्यू आई एम जी एच, और एच की वैल्यू आपको दे रखी है 3v²/4g, एम जी एच, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3mv²/4। ठीक है, अब आप एक काम करो, हाफ को अंदर ही रहने दो, इसमें भी हाफ को अंदर ही रहने दो। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ताकि हाफ ये डायरेक्ट इधर आ जाए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाफ आई v²/r² की जो वैल्यू आ रही है 3/4 mv² माइनस हाफ mv², समझ गया। तो यहाँ से जो वैल्यू, यदि 4 यहाँ से एलसीएम कैल्शियम ले लेते हो, 3mv² माइनस 2×2 = 4 mv², वैल्यू आ रही है mv²/4, और इधर वैल्यू कितनी है, हाफ आई v²/r², ये v² से v² गया। ठीक है, ये आई 2 वैल्यू, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ रही है मेरे पास mr²/2। तो आपको पता है कि भाई mr²/2 आ रही है, तो ये क्या होगी, एक डिस्क होगी। यदि आई की वैल्यू किसके लिए mr²/2 होती है, डिस्क के लिए। लेकिन सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, यदि आंसर में सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दे रखे हैं तो दोनों ही आंसर हैं आपके, डिस्क भी सॉलिड सिलेंडर भी, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैंने तो आई की वैल्यू निकाली ना, तो डिस्क भी हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यदि एक ही ऑप्शन है दोनों में से, तो डिस्क या सॉलिड सिलेंडर में जो भी ऑप्शन हो वो आप क्लिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 8, it collide with a horizontal spring। देखो एक horizontal spring है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है, k की वैल्यू आपको दे रखी है 200। ठीक है, k की वैल्यू दे रखी है, वैसे k की वैल्यू यूनिट ये नहीं है, न्यूटन पर मीटर होती है। F=kx यदि आप देखोगे, F=kx यदि आप देखो तो k की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ये न्यूटन पर मीटर ही दे रखी है। एक सॉलिड सिलेंडर कितने केजी का, इतने केजी का, ये इससे टकराता है, मुझसे टकरा के बाद मुद्दत की वो और पहले के जैसा न सच आ गया। इट्स कोलाइड विद ए हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ऑफ इतना फोर्स, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है इस स्प्रिंग के अंदर। तो भाई आपको क्या करना है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ। ठीक है, इनिशियली सिर्फ ये गोला, प्यारा बोला यही चल रहा है, इसका मास बताया आपको। ठीक है, एम v² प्लस इसके पास होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो हाफ एम की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है 3 kg, वी की वैल्यू पता है आपको, बिल्कुल पता है 4 kg, आई की वैल्यू बताएगी आपको इसके लिए, क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, तो भाई सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए वही वैल्यू होती है जो डिस्क के लिए होती है, मतलब mr²/4, सॉरी mr²/2, ये हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से m की वैल्यू पता है मुझे, r की वैल्यू भी पता है क्या नहीं, r की वैल्यू पता है कि नहीं। यदि r की वैल्यू नहीं पता तो आप यहाँ से i की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे जी, तो r की वैल्यू इसके लिए आपको पता ही होगी। ठीक है, r की वैल्यू भी पता होगी आपको। ये वैल्यू फिर आपको चाहिए फाइनली ये जब इसको मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो ये जो सिलेंडर वो रुक जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी सिर्फ स्प्रिंग की हाफ के इंटू इसमें जो कंप्रेशन हुआ है उसका स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, तो इसने एक्स ही तो पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा स्प्रिंग में, तो जितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस पर जाके वो रुक जाएगा सिलेंडर एक टाइम के लिए, फिर वापस स्प्रिंग इसको फोर्स लगाएगी तो एक्स की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है तो जिस जगह पे वो मैक्सिमम कंप्रेस करेगा वहाँ पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारी की सारी वैल्यूज हैं, सिर्फ आपको निकालना। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आप पूछ सकते हो कैसे आएगी, तो v = ओमेगा, और यहाँ पर प्योर रोलिंग मानते हैं अपन, तो v की वैल्यू कितनी है भाई,
ये रही आर की वैल्यू दे रखी होगी इसकी, आर की वैल्यू दे रखी। अच्छा 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 जी अच्छा, आर की वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, बताता हूँ क्यों। ये हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इसके लिए क्या, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर गया, तो आर की ज़रूरत ही नहीं है ना इसमें, इसीलिए वी की वैल्यू दे रखी है, मास की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर, सॉलिड एंड होलो सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है पहले ये बताओ, फटाफट बताओ। सॉलिड सिलेंडर के लिए अभी अभी देखिए एम आर स्क्वायर बाई 2, होलो सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है फटाफट बताओ, वो होती है एम आर स्क्वायर। दोनों के मास सेम है, सेम डायमीटर है, मास सेम है, रेडियस भी सेम है दोनों की, क्योंकि डायमीटर सेम है। रिलीज फ्रॉम द सेम टाइम इंक्लाइन प्लेन पे, दोनों को सेम टाइम पे ऊपर से फेंका जा रहा है, सेम टाइम सेम जगह अगले हो दिन फिर मरे जानी आके छत में पैखाड़ी। विच वन विल रीच द बॉटम फर्स्ट, दोनों में से कौन बॉटम पे जल्दी पहुंचेगा, वो ही बात है यार। जी देख लेना आप, दोनों के लिए जी की वैल्यू देख लेना, जिसका जी ज़्यादा होगा वही नीचे जल्दी पहुंचेगा। बस दोनों के लिए आई की वैल्यू पुट करके देख लो, बस आपको समझ आएगा। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट एक ट्रिक मैं बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मास सेम है ना, मास सेम है, रेडियस सेम है, तो सिर्फ कंपेरिजन आई का रह गया, सिर्फ कंपेरिजन आई का रहेगा। तो जिसके लिए आई की वैल्यू कम होगी, जिसके लिए आई की वैल्यू कम होगी उसका जी ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। यहाँ से देखो तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया, क्योंकि मास और रेडियस सेम है, याद रखना। ये सिर्फ ट्रिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मास और रेडियस सेम है, सिर्फ और सिर्फ आई पे डिपेंड हो रही है चीज़ें, तो जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो जिसके लिए आई कम उसके लिए जी ज़्यादा, जिसका जी ज़्यादा वो जल्दी नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल, द फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या है, ये क्या कर दिया जी, पता नहीं क्या कर दिया जी। हाँ ये वाला होगा, हाँ। ये सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल एंड हाइट ये, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन सिलेंडर रीचेज इट्स बॉटम, तो आपको स्पीड बतानी है। तो भाई मैंने स्पीड का आपको फॉर्मूला अभी अभी बताया है, √2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वेयर। आपको एच की वैल्यू, एच ध्यान रखना, एच क्या होता है यहाँ पर, एच ये वाली लेंथ नहीं होती, एच ये वाली हाइट होती है, तो ये हाइट आप निकाल देना, एच की जगह वैल्यू पुट कर देना, आई की जगह वैल्यू रख देना। सॉलिड सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और एम इसका मास है, आर इसकी रेडियस है, आई अपॉन एम आर स्क्वायर लिखा है। तो बस आपको फाइनल वेलोसिटी नीचे जब पहुंचेगा तो वो आप निकाल सकते हैं, इसमें जो भी चीज़ें दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट व्हील डिस्प्लेसमेंट पी व्हेन व्हील कंप्लीट्स हाफ ऑफ रोटेशन, आधा रोटेशन, ये क्या है देखो, एक व्हील है, यदि ये आधा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो आपसे पूछा है कि इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पॉइंट पी भाई अब आधा रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉइंट पी यहाँ पहुँच चुका होगा, ठीक है। ये आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, ये तो भाई 2r, ये तो भाई 2r होगी चीज़ें, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, जब ये आधा सर्कल कंप्लीट कर चुका है तो ये कितना कंप्लीट किया होगा इसने ग्राउंड पे, पाई आर। यदि ये पूरा होता तो 2πr, लेकिन आधा किया तो πr। अपने को पी से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालनी, तो वो कितनी होगी, √ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, बस यही इसका आंसर है, डिस्प्लेसमेंट पूछा था बॉटम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसको रखा गया है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट हाइट एच, इस पे एक फोर्स एफ लगाया जाता है यहाँ से एच हाइट पर, फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। फॉर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आपसे ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से ये पूछा था आपसे कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए आपको ये फोर्स है एफ यहाँ से किस हाइट पे लगाना चाहिए। तो भाई एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, ये होता है, ठीक है। तो फोर्स के एक्सप्रेशन में यहाँ से हाइट का कोई रोल आ रहा है क्या, यहाँ से हाइट का कोई रोल आ रहा है क्या, नहीं। एफ इक्वल टू एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास, तो फोर्स तो कहीं पे भी लगाओ, बस फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा ए की वैल्यू होगी और उतनी ज़्यादा वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी,
सीधी बात है, लेकिन हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो बस आपको ये ऑप्शन टिक करना था कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो हाइट, कितनी हाइट पर यहाँ से फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का रोटेशन में फ़र्क, रोटेशन में फ़र्क, क्योंकि रोटेशन जो होता है वो टॉर्क इक्वल्स टू, वो टॉर्क की बात हो जाती है वहाँ पर, रोटेशन में टॉर्क का रोल हो जाता है भाई। तो टॉर्क का रोल डिपेंड करता है किस पॉइंट से कितना दूर लग रहा है, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क डिपेंड करता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना भाई टॉर्क। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे आप लगाओगे वहाँ पे टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा आती है, और टॉर्क ज़्यादा मतलब रोटेशन, रोटेशन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रोटेशन एक्सीलरेशन अल्फा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है। ये टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा मतलब रोटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। लेकिन फिलहाल इसने बात करी थी ट्रांसलेशन मोशन की, तो वहाँ पर हाइट, कितनी हाइट पे लगाओगे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक डिस्क है, डाइस नहीं, एक डिस्क इज रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास v, विच वन ऑफ इज करेक्ट। तो एक डिस्क है वो v वेलोसिटी से, सेंटर ऑफ मास इसका v वेलोसिटी से चल रहा है। तो आपसे क्या पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। ये आर v वेलोसिटी से इसका चल रहा है ये, और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही। तो भाई ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है यहाँ पर, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी तो ज़ीरो, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जी, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी तो नेट वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि स्लिपिंग के लिए v इक्वल टू आर। इस वाले ऊपर वाले पॉइंट के लिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और आर ओमेगा भी इस डायरेक्शन में, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होती है अपर पॉइंट की v प्लस आर ओमेगा। और क्योंकि अपन जानते हैं रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो आर ओमेगा की जगह v पुट कर दोगे तो ये 2v वेलोसिटी आ जाती है। ऑप्शन यही थे आपके कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी 2v और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। यही ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन, विच ऑफ दीज, अच्छा इनमें से कौन जल्दी नीचे पहुंचेगा, वही बात है यार, वही बात है यार, वही बात है। अभी अभी मैंने, अब तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। आई की वैल्यू दोनों के लिए पुट कर देना। हॉलो सिलेंडर के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है भाई, हॉलो सिलेंडर मतलब रिंग, एम आर स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर मतलब डिस्क, एम आर स्क्वायर बाई 2। यदि दोनों के मास और रेडियस सेम होंगे तो जिसके लिए आई ज़्यादा उसका जी कम, जिसके लिए आई ज़्यादा उसका जी कम। तो दोनों में से आई किसका ज़्यादा है भाई, इसका ज़्यादा है, मतलब रिंग के लिए आई की वैल्यू ज़्यादा है। यदि रिंग के वैल्यू लिए आई की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका जी कम होगा। यदि जी कम होगा भाई, जी इफेक्टिव बोल देते हैं चलो इसको, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो लेट पहुंचेगी। जो जो चीज़ है जिसके लिए जी की वैल्यू कम आएगी वो लेट पहुंचेगी, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कम है तो भाई उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ सेम मास मेड ऑफ सेम मटेरियल आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन देन। अच्छा इसमें भी यही पूछा था कि इन तीनों में से कौन जल्दी पहुंच रहा हो, तो आप तीनों का कंपेरिजन अभी जो मैंने बताया उसके हिसाब से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ऑफ होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर after rolling down on inclined plane of vertical height h from rest without sliding is स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर। तो आपको स्पीड यदि बतानी है, ये फॉर्मूला लगा देना भाई, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वेयर, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी होती है भाई किसके लिए, ये यहाँ पर क्या है, हाँ सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 एम आर स्क्वेयर। आई की वैल्यू है आपके पास, ये चीज़ें रखे हैं, हाइट की वैल्यू आपको बता देगा, इंक्लाइन प्लेन की आपकी वेलोसिटी मिल जाएगी कि जब वो नीचे पहुंचेगा तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ चुकी होगी। वैसे इसको और जानने के लिए आप 20 मिनट्स का सिर्फ वीडियो मेरा रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन वो देख लेना, सारी चीज़ें ज़िंदगी में सारी समस्या खत्म हो जाए। इफ़ स्फीयर इज रोलिंग, ओके, द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, तो भाई ट्रांसलेशन एनर्जी तो यहाँ पर होगी हाफ एम वी स्क्वेयर, एंड टोटल एनर्जी, टोटल ये ट्रांसलेशन है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, हाफ एम वी स्क्वायर तो होगी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई आप जानते हो स्क्वायर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर। मैंने ये क्वेश्चन जब आज के दिन की शुरुआत करी थी तभी बताया था कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ओमेगा की वैल्यू v/r, ओमेगा की वैल्यू v/r। तो यहाँ से आप देख लेना भाई, यहाँ से आप देख लेना टोटल एनर्जी, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर
और इंटू इसकी जगह ओमेगा की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से ये कट हो जाएगा। और यदि आप इसको देखो तो एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पर इसको भी 1/2, यदि आप ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो ना हमारी, ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 5। ये टोटल एनर्जी है, ये ट्रांसलेशन एनर्जी, दोनों का रेशियो ले लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आज की सभा यही समाप्त होती है। लेकिन एक दो क्वेश्चन जो और बच गए थे वो मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, ऐसा आपको बना के दे दिया था, आपको 3-4 एक्सिस दे रखी थी, एक एक्सिस ये थी, एक एक्सिस ये थी, और एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही थी, एक एक्सिस यहाँ से पास हो रही थी। आपसे पूछा था कि सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट होगा। ये वाली जो डिस्टेंस दे रखी थी वो 2L दे रखी थी, और ये आपको दे रखी थी L। ठीक है, अब आपको पता है इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। यदि आपने लेमिना वाले डेरिवेशन देखे हैं तो वो होता है ml स्क्वायर बाई 12। एम और ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, 2L स्क्वायर अपॉन 12। इसके अबाउट कितना आएगा, इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना आता है, इस वाली की, तो ml स्क्वायर बाई 12। तो m, लेकिन कौन सी वाली l, जो बेस है बेस, तो m l स्क्वायर बाई 12 इसके लिए। और इसके लिए क्योंकि बेस 2L था तो इसके अबाउट आ रहा था भाई कितना, m 2L स्क्वायर बाई 12, और इसके लिए ये आ रहा था। ठीक है, ये आ गया दोनों के लिए। अब दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों में से मिनिमम तो मुझे ये दिख रहा है, मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है ना इसके अबाउट वैल्यू मिनिमम आ रही। अब आप कहोगे कि नहीं, इन दोनों में ही कंपेयर किया ना, लेकिन इसने तो सारे के बीच में कंपेरिजन पूछा, सारों के बीच में कंपेरिजन पूछा है, तो भाई सबके बीच में बताओ सर, आप सबके बीच में बताओ, सबसे कंपेयर करके तब आप कह सकते हो ना मिनिमम। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है आपकी। तो मैं पहले निकालता हूँ इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली, भाई इस वाली एक्सिस के अबाउट यदि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आई सेंटर ऑफ मास इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब ये वाली लेंथ। तो भाई आपको इसमें मिनिमम में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा है ना, तब इसके अबाउट आ रहा है। मिनिमम में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ रहा है तब आपका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, मतलब ये वैल्यू मिनिमम से तो ज़्यादा हो गई। ठीक है, समझ गए आप, तो इस वाली एक्सिस के अबाउट भी ज़्यादा होगा। यदि वो इस वाली एक्सिस के अबाउट पूछ लेता भाई, तब भी देखो आपको क्या करना पड़ता, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था इसके, एम 2L स्क्वायर बाई 12 प्लस इसमें ये और जोड़ना पड़ता एम इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू ए मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो भाई ये तो और ज़्यादा हो जाता, मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाता है इसके अबाउट। तो अपने को तो मिनिमम निकालना, तो मिनिमम इस वाली एक्सिस के अबाउट आता है। ओके, अब एक चीज़ और, यदि आपको 3 ये साइड दे रखी हो, ये है 4, ये है 3, ये है 5, ठीक है, आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो वो कितना होता है भाई, ये आपने पढ़ा है कि नहीं, एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, आई इसका नाम दे देते हैं एक्स, एक्स तो आई एक्सेस जो होता है एम एच स्क्वायर बाई 6। ठीक है, एच की वैल्यू इसके इसमें कितनी है, 4, तो मास तो सेम ही है पूरी डिस्क का, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई। यदि इसको मैं मानता हूँ आई वाई वाई, तो आई वाई वाई की वैल्यू कितनी आती है, एम एच स्क्वायर बाई 6 एम, लेकिन इसके लिए हाइट कितनी है इसकी अब 3 स्क्वायर बाई 6। ठीक है, आई वाई वाई। अब मैं इसको मानता हूँ ये आई एक्सिस मान देता हूँ, इस वाली एक्सिस को आई एक्सिस। तो इसके अबाउट कैसे निकालोगे, आई एक्सिस इक्वस टू एम एच स्क्वायर बाई 6, एम एच स्क्वायर बाई 6। मास तो सेम है इसका, लेकिन हाइट अब ये वाली परपेंडिकुलर हाइट होती है, परपेंडिकुलर 435, ये कितना एंगल होगा बोलो, अरे बोल दो इस मूंगों को, बोल दो, ये वाला एंगल कितना होगा 435 में 53। अब देखो ये छोटा वाला ए बी सी, ए बी सी में परपेंडिकुलर की आपको निकालनी है, और ये हाइपोटेनियस 3 है इसका, तो साइन 53 जो होगा, परपेंडिकुलर कितना, ए बी लेंथ निकालनी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 3, और साइन 53 की वैल्यू दोस्तों शास्त्रों में क्या लिखी हुई है, ये 4 होता है, ये 3 5, ये होता है 53, साइन थीटा 4/5, साइन थीटा 4/5, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 4/5, मतलब 12/5, ए बी की वैल्यू 12/5, तो ये 12/5 वैल्यू हो गई, ये वाली, ये वैल्यू 12/5 हो चुकी है। तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास आ गई, एम इंटू 12/5 का होल स्क्वायर बाई 6। अब तीनों में से आप कंपेयर कर सकते हो कि तीनों में से किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा है। क्वेश्चन ईजी था,
कोई दिक्कत आपको नहीं थी तो आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन वाला वीडियो जरूर देख लेना। 20-25 मिनट में ये रोलिंग वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कौन नीचे जल्दी पहुंचेगा, किसका एक्सलेशन ज़्यादा होगा, तुरंत खत्म खल्लास हो जाएंगे। ठीक है, ओके, समझ गए आप। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ के मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए उनका आंसर इजीली निकाल पाओगे। ओके जी, तो यहीं पर इस सभा को समाप्त कर दिया जाए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच।